हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 33 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ और एमसीक्यू, कुछ और क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्टैट्स, इको, एफएम, इन सारे ही सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। ठीक है, प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज भी है मेरे चैनल पे, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इसका जरूर फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करिए। राइट। और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करिएगा। और होपफुली आप जिस भी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक। और अगर मेरा वीडियो, अभी जो मेरा लेक्चर होगा 30 मिनट का अप्रोक्सीमेटली होगा, और ये 30 मिनट का लेक्चर देखने के बाद अगर आप कुछ नया सीखें, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपने कुछ नॉलेज गेन की हो, तो मेरे लेक्चर को लाइक करना और वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। और मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी है, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। ठीक। और एक लास्ट बात और है कि अगर आपको मेरे YouTube पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं, ठीक है, उनकी जो पीपीटीज है वो अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 एंड 8 इज। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 2 एंड 8। आपको बताना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन। ये जो दो ऑब्जर्वेशन है 2 एंड 8, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कोई शॉर्टकट ट्रिक होगी, कुछ थ्योरम होगा। तो आपने स्टार्ट्स में पढ़ा होगा, एक थ्योरम है। ठीक है, उसका प्रूफ आपको बुक्स में मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज, यानी अगर दो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, डेटा केवल दो है, अगर दो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो अगर दो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो वो क्या होता है, दिस इज द हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। सपोज करिए एक डेटा x है, एक y है, तो दिस इज द हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो चलिए पहले ये थ्योरम लगा करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 8 माइनस 2 6, और एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है तो 6। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि साइन को इग्नोर किया जाता है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो गया 6, और इसका हाफ कर दीजिए तो आ गया 3। ठीक है, आ गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन इज 3। ठीक है, ये तो थ्योरम के हिसाब से आ गया। बट सपोज करिए आपको ये थ्योरम नहीं पता है, या एग्जाम में आप थ्योरम ये भूल गए हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड है उससे हम अप्लाई, उसे भी हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं, और बहुत समय नहीं लगेगा, झटपट कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू समेशन, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये था फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें एक्स बार क्या था, एक्स बार इज द स्टैंड, ये डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, मीन से डेविएशन था। ठीक है। देखिए एक्स, ये है कैपिटल एक्स, एक्स की वैल्यू क्या क्या दी गई है, 2 और 8 दी गई है। इनका जरा मीन निकालिए, तो 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो इनका मीन कितना आ गया 5। फिर उसके बाद क्या करते थे, स्मॉल एक्स क्या होता था, डेविएशन फ्रॉम मीन। स्मॉल एक्स क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन निकालते हैं इसका मीन से। ये देखिए स्मॉल एक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन। तो 5 - 2, 5 - 8। ठीक है, डेविएशन निकाला, आ गया -3 और 3 आ गया। अब क्या करें, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर -3 और 3 का स्क्वायर किया 9 आया। ठीक है। तो हमारा x, अच्छा एक चीज यहाँ पे x बार नहीं होगा, ये जो है ना, ये x बार नहीं, सिंपली x लिखिए। अच्छा इसमें x में कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखिए मैं, खैर मैंने जब आपको पढ़ाया है स्टैंडर्ड डेविएशन तब मैंने वहां पे डिटेल में ये डिस्कस किया था, फॉर्मूलेज वगैरह। तो वहां पे देखा था जो कैपिटल एक्स है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
कैपिटल एक्स बार क्या होता है, मीन, और स्मॉल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स जो होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड वे है, बुक्स में यही यूज होता है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। ऐसा स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में कंफ्यूज मत होइए। स्मॉल एक्स क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, ऑब्जर्वेशन का डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार नहीं है, यहाँ पे स्मॉल एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर किया आ गया 9 है 9। तो अब उसे बस आ गया, अब इसको फॉर्मूले में उठा के पुट करिए, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 18/2 यानी 9 आ गया। इसका अंडर रूट लीजिए 3 आ गया। तो कैलकुलेशन आपने देखा बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ा, झटपट यहाँ पे भी आंसर आ गया। तो यानी करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 3। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए, और अगर आपको ये थ्योरम पता है तो झटपट लगाइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज हाफ ऑफ देयर एब्सोलूट डिफरेंस। एब्सोलूट डिफरेंस निकालिए, उसका आधा करिए, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3, 5, 9, 1 एंड 2 अबाउट देयर मीडियन इज। आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये आपको डेटा दिया गया है, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं ये जो मीन डेविएशन होता है, दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन। हमने डिस्पर्जन पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, उसके 5 मेथड्स थे। कौन कौन से, वैसे आपको याद होंगे, पता है कौन कौन से, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व। तो ये 5 मेथड थे डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है आपको, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम निकाल भी सकते हैं। देखिए मीन नाम क्या है, मीन डेविएशन, तो यानी ये 2 शब्दों से बना है, मीन डेविएशन, यानी डेविएशन निकालो फिर उसका मीन ले लो। ठीक है, मीन डेविएशन मतलब डेविएशन निकालो फिर उसका मीन ले लो। ठीक है, यानी डेविएशन मतलब मॉड डी, डेविएशन निकाला। ठीक है, डेविएशन जितने भी ये ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में दिए हैं, इन सब का डेविएशन निकालिए। ठीक है, और फिर उसको सम करिए, और फिर उसका क्या करिए, मीन ले लीजिए। तो मीन क्या करेंगे, मीन के लिए क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे। ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे n से। आपने डेविएशन निकाला, देखिए मीन डेविएशन मतलब डेविएशन निकालिए, तो आपने मॉड डी निकाल लिया। फिर इसका मीन लेना है, मीन के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन से डिवाइड करिए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, बट इसमें एक, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो डेविएशन आप निकालेंगे, ठीक है, जो डेविएशन होगा, जो x माइनस ए होगा, डेविएशन निकालेंगे, वो आपको मीडियन से निकालना है। जो डेविएशन है वो मीन से भी निकाला जा सकता है, मीडियन से भी निकाला जाता है, बट क्वेश्चन में कहा है मीडियन से। तो हमें ये जो जितने भी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में दिए हैं, इनका डेविएशन निकालेंगे हम मीडियन से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका मीडियन निकालें। ठीक है, फिर उसके बाद डेविएशन निकालें और फिर उसका मीन निकाल लें। ये 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालिए। ठीक है, दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, डेविएशन निकालिए। तीसरा क्या काम करना पड़ेगा कि उस डेविएशन का मीन निकालिए। ठीक है, मतलब डेविएशन को उठा के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, और मुझे पता है आपको कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे से आता है। मैं यहाँ पे एक एक लाइन बाय लाइन कैलकुलेशन नहीं करूंगी, मैं केवल तरीका बताऊंगी, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉड डी बाई एन, जिसमें डेविएशन क्या है, एक्स माइनस ए, यहाँ पे ए क्या है, ए मीडियन है। डेटा आपको दिया गया है 3, 5, 9, 1, 2, दिस इज द डेटा। तो मीडियन निकालने के लिए हम जानते हैं डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो हमने अरेंज कर दिया 1, 2, 3, 5, 9, ये आ गया एक्स। एक्स जो हमारा डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। हम मीडियन जानते हैं, मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। ठीक है, जिसमें n क्या है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5, यानी 5 प्लस 1 बाई 2th आइटम यानी 6/2 यानी थर्ड आइटम। तो अब देखिए इसमें थर्ड आइटम कौन सा है, थर्ड आइटम ये है, यानी मीडियन निकल के आ गया, मीडियन इज 3 आ गया मीडियन। अब मीडियन से डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, मीडियन से डेविएशन निकालते हैं। 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2 और 9 माइनस 3 6, ये निकाल लिया डेविएशन। अब इस डेविएशन का मीन निकालो। तो डेविएशन, ये जो सीरीज आ गई डेविएशन की, इसका मीन के लिए क्या करेंगे, इसको सम करो, यानी समेशन डी निकालो।
ठीक है, और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। तो इसको हमने सम किया और इसको 5 से डिवाइड किया, यानी 11/5, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 2.2 आ गया। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन 50 is 250, देन CV इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, CV क्या है ये पूछा जा रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया गया है 250, तो यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी ये x है, इसका जो डेविएशन है फ्रॉम इट्स मीन उसका स्क्वायर किया गया है और उसका समेशन क्या है? सम लिया गया है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज 250, ये दिया गया है। मीन दिया गया है 50। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताए गए हैं 10। तो आपको बताना है CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको बताना है। ठीक, तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हम जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई एक्स बार मतलब मीन, सिग्मा बाई एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या है? दिस इज द मीन, ये मीन है। ठीक है, तो मीन क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया हुआ है। सिग्मा क्या क्वेश्चन में दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है? नहीं दिया है। अगर दिया होता तो फिर हम CV निकाल लेते इसमें पुट करके वैल्यू। ठीक है, नहीं दिया है, बट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो दी गई है। हमें ये और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो ये जो न्यूमरेटर में टर्म है ये क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन में दिया है 250, n भी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे करके काटेंगे, अंडर रूट 25 आएगा यानी 5। ठीक है, यानी सिग्मा की वैल्यू आ गई 5। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया 5। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को उठा करके इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन। ठीक है, तो न्यूमरेटर में सिग्मा क्या है? 5, डिनोमिनेटर में ये जो मीन है क्या है? 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया? 10%। ठीक है, ये परसेंट में आता है, तो आ गया 10%, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो स्क्यूनेस क्या होती है? 0, 1, -1, 0.5 क्या होती है स्क्यूनेस? ठीक है, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो टर्म है स्क्यूनेस ये थोड़ा बता देती हूँ और आपको ये बता देती हूँ कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, मैं ये दोनों चीजें बता दूंगी, फिर आप आंसर खुद ही कर लेंगे, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो स्क्यूनेस क्या होता है? व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल, जब कोई सीरीज सिमेट्रिकल नहीं होती है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि जो सीरीज है दिस इज स्क्यूड। वो जो सीरीज है वो स्क्यूड है, वो एसिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यूनेस क्या होती है? जब कोई सीरीज सिमेट्रिकल ना हो तो हम कहते हैं सीरीज जो है स्क्यूड है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये जो स्क्यूनेस होती है ये बेसिकली क्या होती है? दिस इज द एसिमेट्री या लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक है लाइक दिस, अगर ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक है ऐसे या ऐसे करके, अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा एसिमेट्रिक है, तो हम कहते हैं इसको डेटा इज स्क्यूड। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्क्यूड है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है डेटा, ये देखो सही बन गया। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? ऐसा करके, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मीन मीडियन मोड जो होता है एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है। ठीक है, मीन मीडियन मोड क्या होता है? बराबर होता है। ये बात समझ में आई? अगर डेटा का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीन मीडियन और मोड। ठीक है, मीन मीडियन और मोड तीनों जो है कॉन्साइड करते हैं, वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के का एक फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? अब एक बात और बता देती हूँ, फिर आप आंसर कर लेंगे। और ये स्क्यूनेस होती क्या है? स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। स्क्यूनेस क्या होती है? मीन माइनस मोड, दिस इज स्क्यूनेस।
ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि स्क्यूनेस बताइए। तो स्क्यूनेस होती क्या है, मीन माइनस मोड, ठीक है। बट आपको स्क्यूनेस बतानी है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अभी मैंने बताया सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। तो ये अगर बराबर हैं और इनका अगर डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, 0 आएगा ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यानी अगर आपको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन मीडियन मोड बराबर होता है, अगर आपको ये पता है कि स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। जो वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ये कहाँ लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, या -1 से 0, या -0.5 से 0.5, कहाँ लाई करती है, ठीक है। तो जब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन एनालिसिस कह लीजिए, जब डिटेल में पढ़ा था, वैसे आपको बस एक बात बता दे रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो, कि स्टैट्स मैं ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस 23 से 24 लेक्चर में स्टैट्स का जो पूरा सिलेबस है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में कोई भी डाउट आए ना, तो आप उस कंसर्न टॉपिक, स्टैट्स का वो जो कंसर्न टॉपिक है, उसको सर्च करके एक बार वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था कि कोरिलेशन एनालिसिस हमने पढ़ा था। तो कोरिलेशन एनालिसिस से बेसिकली वी ट्राई टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसके बीच में क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, ये हम कोरिलेशन एनालिसिस में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम आर की वैल्यू निकालते हैं और उससे हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। और ये जो आर की वैल्यू है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। आर की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में लाई करती है। अगर आर की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई के बीच में देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और आर की वैल्यू अगर +1 है, इसका मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, वे इज माई पेन, हाँ, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, पी ए बी इज। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, तो पी ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इंडिपेंडेंट इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट, इनको इंडिपेंडेंट इवेंट तब कहा जाता है व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन द आउटकम ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर। इंडिपेंडेंट इवेंट उन दो या दो से ज्यादा इवेंट को कहते हैं जब वो जो इवेंट है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा इवेंट को कहते हैं जब उन इवेंट का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, ठीक है, ना इफेक्ट करे ना इफेक्ट हो, ठीक है। तो उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कॉइन है, उसको हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, दो बार टॉस कर रहे हैं। तो पहली बार हमने टॉस किया, दूसरी बार हमने टॉस किया, तो दूसरी बार टॉस करने में जो भी रिजल्ट आएगा, दैट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टॉस। पहले टॉस में चाहे कुछ भी आया हो, हेड आया हो चाहे टेल आया हो, उससे दूसरे टॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। न दूसरा टॉस फर्स्ट टॉस को इम्पैक्ट कर सकता है, न फर्स्ट टॉस दूसरे टॉस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस टाइप के जो इवेंट होते हैं ना, उनको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। देखिए वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट यानी ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को नहीं डिपेंड कर रहे हैं और ना इफेक्ट हो रहे हैं ना इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। फिर आपने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के थ्योरम। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी के, कौन कौन से बताइए। लास्ट लेक्चर में वैसे मैं बता चुकी हूँ। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहला है एडिटिव थ्योरम, मैं शॉर्ट में केवल इनिशियल लिख रही हूँ। पहला है एडिटिव थ्योरम, दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। दो थ्योरम है प्रोबेबिलिटी के, एक है एडिटिव थ्योरम, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। एडिटिव थ्योरम क्या कहता है, एडिटिव थ्योरम ये कहता है कि जो दो इवेंट हैं, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एडिटिव थ्योरम ये कहता है कि इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी जो होगी ए और बी, ए इवेंट अकर करे और बी इवेंट अकर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट।
यानी ये जो इंडिविजुअल इवेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी को आप सम कर दीजिए, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ये किस में कहा गया? ये एडिटिव थ्योरम में कहा गया, ठीक है। बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ये कहता है कि इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अकर, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि ए एंड बी, ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि ए एंड बी दोनों अकर करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी, इसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? इस थ्योरम, ये जो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है, इसमें कहा गया है कि कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमें अगर फाइंड आउट करना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अकर, ठीक है, कि दोनों इवेंट ए एंड बी बोथ विल अकर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है इनका प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। ये कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, ठीक। तो फिर यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट इवेंट है और ए पी, यानी समझ में आ गया, पी ए बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन सा लग रहा है? मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। क्यों? क्योंकि इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन कौन सा था? 58 क्वेश्चन में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये अब आप आंसर खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए एंड बी, पी ए की वैल्यू दी है, पी बी की वैल्यू दी है। पी ए मतलब क्या होता है? पी ए मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तब आपको पता करना है पी ए और बी पता करना है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया था ना, कि अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एडिटिव थ्योरम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, वो सम होता है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का, यानी पी ए प्लस पी बी होता है। तो आप जरा झटपट इसको सम कर लीजिए। तो आप सम करेंगे 0.4 और 0.3 को सम करेंगे, यू विल गेट 0.7। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है? हाँ दिया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 2a और 8, तीन डेटा है 2a और 8, अगर इनका हार्मोनिक मीन दिया है 24/7, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये डेटा है, हार्मोनिक मीन दिया है, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू 1/xn। तो बेसिकली n डिवाइडेड बाई समेशन 1/x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितना है? 3। हार्मोनिक मीन कितना है? तो सारी चीजें दी गई हैं, उठा के पुट करिए और ए की वैल्यू आ जाएगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आइटम दिए हैं। हार्मोनिक मीन कितना है? 24/7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8, ये हुआ। अब इसको कैलकुलेट करिए, डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए और फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और आपको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। ये आएगा और फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे साइमल्टेनियसली, तो फिर क्या होगा? ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, ठीक। आप कैलकुलेशन खुद से करिए, नहीं हो पाता है तो ये मैंने कैलकुलेशन किया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको वैल्यू आ जाएगी ए की 4, यानी क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, इफ फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 22। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें आपको फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल जो है उसकी वैल्यू दी गई है, कितनी? 16 और 22, 16 एंड 22 दी गई है। आपको पता करना है मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन पता करना है, ठीक। तो आपने पढ़ा था जब क्वार्टाइल वगैरह पढ़ा था, ठीक है, डिस्पर्जन में जब आपने क्वार्टाइल पढ़ा था, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि इफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो सिमेट्रिक है, ठीक है, तो क्या होता है? क्वार्टाइल स्क्यूनेस इज 0। जो क्वार्टाइल स्क्यूनेस होती है, क्वार्टाइल स्क्यूनेस क्या होती है? 0 होती है।
अगर डेटा सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्वार्टाइल स्क्यूनेस क्या होती है, 0 होती है। ये आपने पढ़ा था, ठीक है, जब क्वार्टाइल पढ़ा था। चलिए पहले मैं क्वार्टाइल आपको बता देती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भूल गए हैं तो। क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल जो होता है डिवाइड करता है डेटा को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। पूरा ये डेटा सेट है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्वार्टाइल डिवाइड करता है। क्वार्टाइल मतलब ये क्वार्टर से बना है, क्वार्टर यानी चौथाई। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी एक Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3, ये जो है पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्वार्टाइल्स कहते हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो क्वार्टाइल स्क्यूनेस होती है, दिस इज 0। क्वार्टाइल स्क्यूनेस 0 होती है। इसका क्या मतलब है, क्वार्टाइल स्क्यूनेस 0 होती है, इसका मतलब ये है कि Q3 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। ये बात समझ में आई। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ठीक है। या बेसिकली कह लीजिए ये जो Q2 होता है ना, दिस इज द मिड पॉइंट, या कह लीजिए ये मीडियन होता है, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन ही तो है, ठीक है। तो Q2 बेसिकली क्या है, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। Q2 क्या है, Q2 क्या है, मीडियन ही तो है। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो Q2 क्या है, ये मिड पॉइंट है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये मीडियन है। तो यानी ये क्या है, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2 है। Q1 Q3 की वैल्यू दी है 16 और 22, और इसको सम करिए, डिवाइड करिए 2 से, यू विल गेट द Q2। आपका मीडियन आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, कितना आया, 19। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान था, ठीक है। ये जो Q2 जो मीडियन है वो बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इस डेटा का मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। और डेटा सिमेट्रिकल है, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक। डेटा क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसलिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मीन आपको दिया गया है 50, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया गया है 60%, तो आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत काम का फॉर्मूला है, ये अप्लाई करें, निकल आएगा आंसर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है। मीन आपको दिया गया है, हाँ मीन दिया गया है 50, तो उठा के पुट करिए, आपका आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। देखिए मीन दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस दिया, कोवेरिएशन दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है, उठा के पुट किया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 60, सिग्मा पता करना है, मीन कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 30। 30 आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। कैलकुलेशन आपको खुद करना है, मैं बस तरीका बता रही हूँ। और मैंने तो मेहनत कर ली है, मैंने तो देखिए आपके लिए सॉल्व भी कर दिया, अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, CV 30% है। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, CV 30% है, वेरिएंस 36 है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है -0.25, ठीक है। तो आपको मोड पता करना है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तीन इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, CV दिया गया है, ठीक है, मैं इधर लिखती हूँ, CV दिया गया है, वेरिएंस दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको दी गई है, यू हैव टू कैलकुलेट द मोड, आपको मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दी गई है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मोड क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो मोड से रिलेटेड फॉर्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरी पेन ठीक नहीं चल रही है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय सिग्मा, ठीक है। तो मीन हमें पता है क्या, नहीं पता है। मोड पता करना है, सिग्मा पता है क्या, नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है, केवल SK पता है, पर हम पता कर लेते हैं, चलिए। अब इसके बाद ये आपको वेरिएंस दिया गया है, ठीक है। वेरिएंस दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएशन दिया गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100, ठीक है। अब आपको कुछ मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तीन फॉर्मूले हैं, ये बहुत काम के हैं, जिससे इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपसे पूछा गया है मोड, तो ये तो यहाँ पे आ रहा है, बट मोड के लिए आपको मीन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे, वेरिएंस का अंडर रूट लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये आ गया।
फिर इस स्टैंडर्ड डेविएशन को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करिए, ये वाले फॉर्मूले में। CV आपको पता है, मीन आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से फाइंड आउट होगा, और इस स्टैंडर्ड डेविएशन को उठा करके ये जो पहला फॉर्मूला है इसमें पुट करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड। क्योंकि अब तो सब आ गया, SK हमें पता है, मीन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पुट कर दिया तो मोड आ जाएगा। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मूले की मदद से आप सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिया है। ये 3 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, इन 3 फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से चलना पड़ेगा। देखिए मोड चाहिए और मीन नहीं दिया, सिग्मा नहीं दिया, तो पहले सिग्मा पता करो। ठीक है, और फिर किसी तरह से मीन पता करो, उठा के पुट करो, SK दिया हुआ है तो यानी ये फॉर्मूला यूज होगा। मोड नहीं दिया, बाकी चीजें दी, मोड कैलकुलेट करना है, ये चीजें नहीं दी है। तो जो चीजें नहीं दी है इनको क्वेश्चन की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले हमने वेरिएंस निकाला, सॉरी वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस, तो अंडर रूट वेरिएंस कितना है 36, ये देखिए क्वेश्चन में वेरिएंस दिया है 36, तो इसका अंडर रूट लिया तो हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 6 आ गया। फिर अब हम मीन पता करते हैं, तो मीन क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 6 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 30%, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 सॉल्व किया, हमारा आ गया मीन 20 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले की बात करूं तो हमारा मीन भी निकल के आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल के आ गया, सारी चीजें इसमें पुट करिए। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइन का, जल्दबाजी में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को पॉजिटिव मत लिखिएगा, नेगेटिव दिया है क्वेश्चन में तो नेगेटिव लिखिएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड, मोड की वैल्यू आ जाएगी 21.5। ठीक, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x दिया गया है और रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y दिया गया है। द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 10, आपको y की वैल्यू पता करनी है जब क्या है x इज 10, x की वैल्यू 10 है तो आपको y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, यहाँ पे दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए गए हैं, y ऑन x और x ऑन y। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैं अच्छा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x दिया, मतलब x बोला है कि x जब 10 हो तो y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो मैंने जब रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था दो इक्वेशन होते हैं, एक होता है y ऑन x और एक होता है x ऑन y। ठीक है, y ऑन x का मतलब क्या है, y डिपेंड ऑन x, y ऑन x का मतलब क्या है, y डिपेंड ऑन x, और x ऑन y का मतलब है x डिपेंड ऑन y। ठीक है, तो y ऑन x जो है, तो y ऑन x ये जो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन को पाने के लिए, अब जरा मुझे बताइए इन दोनों में से कौन से इक्वेशन को यूज करेंगे सॉल्यूशन पाने के लिए। मैंने मतलब बता दिया, देखिए y ऑन x मतलब y डिपेंड ऑन x। ठीक है, x ऑन y मतलब x डिपेंड ऑन y, तो इस क्वेश्चन में y डिपेंड कर रहा है ना x पे, तभी तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x इक्वल टू 10 है। तो यानी इस इक्वेशन में हम ये वाला जो इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे y ऑन x। क्यों ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दी है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन दिया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन नहीं यूज होगा, ये यूज होगा। मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले सॉल्व कर दिया है, y ऑन x क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 12 दिया है, तो इसको आप इस तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि y ऑन x है ना, यानी y इज डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है, यानी x की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और x ऑन y क्या है, x ऑन y ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं यूज होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जब x 10 है तो क्या करिए, इसको उठा के 10x की जगह इस इक्वेशन में पुट करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी 8.4। ये देखिए मैंने पुट किया है, वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पे आपने पुट किया, आपकी वैल्यू आ गई 8.4, यानी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज माय पेन, हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन x का दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन y का दिया है, bxy दिया है, आपको पता करना है r, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पता करना है। ठीक है, तो ये bxy क्या है जरा बताइए, bxy इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। bxy क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट दो होते हैं, bxy एंड byx।
अगर बी एक्स वाई है तो इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स वाई है तो फॉर्मूला क्या है, आर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। और अगर इसी की जगह बी वाई एक्स होता तो क्या होता फॉर्मूला, आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर में तब सिग्मा वाई हो जाता, वाई पहले आता है, एक्स बाद में आता। लेकिन ये बी एक्स वाई है, यानी न्यूमरेटर में क्या होगा, सिग्मा एक्स, डिनोमिनेटर में होगा सिग्मा वाई। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें सारी इंफॉर्मेशन तो दी है। क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, बी एक्स वाई दिया है, तीन चीजें दी हैं, आपको आर पता करना है। सारी चीजें उठा के पुट करिए, ये देखिए ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है, आपको आर फाइंड आउट करना है। आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो आर फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यू उठा के पुट करिए, आप इसको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.96। ठीक है, अब इसमें एक बहुत खास बात है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, वैसे चलिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा कंफ्यूज नहीं किया गया है, बट जनरली पता है इसके कुछ क्वेश्चन और मैंने देखे, उसमें ऑप्शन में देगा -0.96 और +0.96। अब स्टूडेंट जल्दी जल्दी निकालेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे 0.96 आया और आप जल्दी से इसको टिक कर देंगे, बट यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमने पढ़ा है कि रिग्रेशन, अगर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, इनमें से अगर एक भी रिग्रेशन कोफिशिएंट निगेटिव हुआ, इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों कोफिशिएंट में से अगर एक भी कोफिशिएंट निगेटिव हुआ, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है दैट वुड बी निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में से एक भी निगेटिव हुआ तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, बी एक्स वाई निगेटिव है ना, तो आर की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी आंसर क्या होगा, -0.16। ठीक है, प्लस नहीं होगा। पर चलिए यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही अलग दिया है चारों, पर अगर मैग्नीट्यूड सेम दिया होता, ऑप्शन में होता है +0.96 और -0.96, तो ध्यान से आप माइनस पे टिक करते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वेरिएंस ऑफ x इज दिस, वेरिएंस ऑफ y इज दिस, कोवेरिएंस x y इज दिस, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट पता करना है। ठीक है, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आपको x और y का वेरिएंस दिया गया है और कोवेरिएंस दिया गया है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू कोवेरिएंस सिग्मा x सिग्मा y। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कोवेरिएंस की वैल्यू दी गई है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको वेरिएंस दिया गया है। हम जानते हैं ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एक्स है, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, उठा के पुट करते हैं इसमें। सिग्मा एक्स पहले निकालते हैं, सिग्मा एक्स क्या है, अंडर रूट वी एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स, तो क्या हुआ, अंडर रूट 2.25 यानी 1.5, सिग्मा एक्स आ गया 1.5, ऐसे ही सिग्मा वाई के लिए अंडर रूट कर लीजिए वेरियंस को, आ गया 1, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकल के आ गया, पुट करिए यहाँ पे, और कोवेरियंस 0.9 आपको पहले से दिया है, और डिनोमिनेटर में आपने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पुट किया, आपने कैलकुलेट किया, 0.6 आ गया आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है, तो चलिए फिर दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो जरूर मेरे लिए 1 मिनट का समय निकालिएगा, अपनी पूजा मैम के लिए 1 मिनट का समय निकालिएगा, और वीडियो पे कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पर डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।